हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनीत खत्री एंड गाइज, आज का ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अमेजिंग होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जो हमारे पास लिमिटेड समय बचा हुआ है फॉर जेई मेन 2022। पर्टिकुलरली जेई मेन पे फोकस करते हुए मैं सारी बातें आपको बताने वाला हूँ कि इस समय हमें किन चैप्टर्स पे फोकस करना है और आपका प्रिपरेशन लेवल जैसा भी है अभी तक। अगर आपका फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक को आप बार बार भूल रहे हो या ऑर्गेनिक आपका बहुत अच्छा है, हर एक तरह के स्टूडेंट को ये वीडियो हेल्प करेगा। तो क्या क्या इसमें मैं बताने वाला हूँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो यार, डिफरेंट चैप्टर्स में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन आने के चांस मैक्सिमम होते हैं। आने को तो वैसे कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, पर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो वो मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे क्या होने वाला है ना। उसके बाद इस समय एनसीईआरटी को कैसे यूज़ करना है, क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, किस किस तरह के करने हैं, ताकि जो रिएजेंट्स हम भूल जाते हैं ना बहुत बार, कभी एलएच आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, तो कैसे उनको याद रखना है। तो सारी बातें आपको इस वीडियो में पता लगेंगी एक एक करके। अगेन, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता, अप्लाई करना पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वीडियो तो बहुत दुनिया देखती है, लेकिन सभी का सिलेक्शन नहीं होता, सभी की अच्छी रैंक नहीं आती। और आप में से देख लेना, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो वीडियो को पूरा भी नहीं देख पाएंगे। इतना भी पेशेंस उसमें नहीं होगा कि पूरे वीडियो को देख पाएं, ठीक है। तो जिनका पेशेंस वीडियो तक देखने का नहीं है, तो यार खुद ही सोचो वो बच्चे क्या ही कर पाएंगे, वो क्या ही अप्लाई कर पाएंगे, वो ढंग से 2-4 घंटे पढ़ ही नहीं सकते, राइट। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। देखिए, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीक्वेंस में चलते हैं। पहला पार्ट हम बात कर रहे हैं आईपीएससी नेमिंग का, जीओसी का एंड आइसोमेरिज्म का। पहले बात कर रहे हैं हम आईपीएससी नेमिंग की। देखो यार, आईपीएससी नेमिंग वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, इससे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। वैसे बहुत बार नहीं आता, पर कभी कभी आ जाता है। पहली चीज़ आपको बता देता हूँ कि इसके लिए एनसीईआरटी इज़ मोर देन इनफ। एनसीईआरटी में बहुत दिया हुआ है, एक्स्ट्रा जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। पॉली फंक्शनल ग्रुप्स 2 या 3 मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप आ सकते हैं, और एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, मैं अगेन बोलूंगा, दैट इज मोर देन इनफ। बाईसाइक्लो, स्पायरो और बहुत भयंकर कंपाउंड्स नहीं आते। अगर हम आईपीएससी नेमिंग की बात करें तो इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग जो होती है पर्टिकुलरली वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, और पॉली फंक्शनल ग्रुप्स में कुछ कुछ पॉसिबिलिटी आती है, ठीक है। तो आप इसके अंदर अगर हम बात करें तो फोकस कर सकते हो, पॉली फंक्शनल की बात कर सकते हो। एक्सेप्शंस वगैरह की इतनी सोचने की जरूरत नहीं है। पॉलीफंक्शनल, एक आप स्पेसिफिक रूल की बात कर सकते हो। जो स्पेसिफिक रूल है ये तब एप्लीकेबल होता है जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप 2 या 2 से ज़्यादा आते हैं, ठीक है। 2 से ज़्यादा होते हैं इनफैक्ट, तब ये रूल जो होता है स्पेसिफिक रूल एप्लीकेबल होता है। तो ये 2 से ज़्यादा वाला केस जो है ये आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पॉलीफंक्शनल पता होना चाहिए। उसके अलावा एरोमेटिक की नेमिंग किस तरीके से की जाती है, कौन सा कॉमन नेम है, कौन सा आईपीएससी नेम है, इसमें स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो ये सही से होना चाहिए। अच्छा, अब रिवीजन के लिए अगर हम बात करें तो आप एटीपी स्टार के वन शॉट सीरीज का यूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और बाकी सब सब्जेक्ट्स की भी। तो रिवीजन के लिए आप वहाँ का यूज़ कर सकते हैं, उससे आपकी रिवीजन काफ़ी फास्ट हो जाएगी, है ना। और अब उसके बाद बात करते हैं कॉमन नेम्स। देखो यार, कॉमन नेम्स से काफ़ी परेशानी हो जाती है, खासकर जो स्टूडेंट क्लास 12 में उनको ज़्यादा दिक्कत आती है। एकदम से मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि नियोपेंटाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl टू प्रोड्यूस दिस दिस दिस। तो अब नियोपेंटाइल अल्कोहल अगर हमें नहीं पता तो बाद में चाहे HCl की रिएक्शन हमें आती है, पर नियो से दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए कॉमन नेम पता होने चाहिए। अब नाउ द प्रॉब्लम इज कि भाई कॉमन नेम कहाँ से करेंगे? कॉमन नेम दुनिया भर के हैं, कई जगह शीट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई ये कॉमन नेम की शीट है, लेकिन बहुत सारे कॉमन नेम ऐसे होते हैं जो नहीं आते, जो इतने कॉमन होते ही नहीं है। तो कॉमन नेम कहाँ से देखें? तो कॉमन नेम के 2 सोर्सेज हैं। अगेन, एक तो मैं आपको बता देता हूँ कि एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में कोई भी चैप्टर आता है ना, जैसे क्लास 12 के चैप्टर्स दिए हुए, तो उसमें पहले आपने देखा होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उसके अलावा कुछ कॉमन नेम दिए होते हैं। अब वो कॉमन नेम भी सारे हमेशा नहीं आते, लेकिन स्टिल वो एक बहुत अच्छा रेफरेंस है, दैट इज अ वेरी गुड रेफरेंस ऑफ द कॉमन नेम्स। उसके अलावा PYQ उठा लो, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको उठा लो, और उनसे एक बार हिम्मत करके, मेहनत करके यार लिस्ट बना लो, खासकर उन कॉमन नेम्स की जो आपको याद नहीं रहते। तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा भाई कौन से कॉमन नेम ऐसे हैं जो कॉमन हैं। यार खुद ही सोचो, इतने सारे PYQ आज के टाइम में हो रखे, इतने सालों से पेपर बने जा रहे, और ऐसे केस में जो कॉमन नेम्स थे वो मोस्टली आ चुके होंगे ना, अगर वो इतने कॉमन होंगे। तो आईपीएससी को कैसे डील करना है, आई हैव टोल्ड यू।
अब बात करते हैं जीओसी। जीओसी की अगर बात करें, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो टर्म है हम कोटा में कॉमनली इसको वही यूज़ करते हैं। तो इसमें पहले तो रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव होता क्या है वो बेसिक लेवल पे आना चाहिए। लेकिन मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो एप्लीकेशन ऑफ आरएचआई से आते हैं, यानी रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव जो है उसका एप्लीकेशन पार्ट में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है वो एक हमारा रहता है एरोमेटिसिटी वाला पार्ट, कि भाई कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, कैसा है, इस तरह से क्वेश्चन बहुत आते हैं। उसके अलावा इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी, यानी कार्बोकेटायन है हमारे पास, कार्बन आयन है, फ्री रेडिकल है, ऐसे केस में स्टेबिलिटी का ऑर्डर से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। जीओसी में एक और पार्ट होता है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है भैया बेसिक स्ट्रेंथ का एंड एसिडिक स्ट्रेंथ का। इसमें भी खास तौर पे बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं पहले से ही आपको बता देता हूँ कि ये बेसिक स्ट्रेंथ वाला जो पार्ट है ना, ये एनसीईआरटी में अमाइंस वाला जो चैप्टर है वहाँ पे दिया है, तो वो आपको ढंग से आना चाहिए। बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। उसके अलावा आजकल ट्रेंड में गुआनिडीन और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं उनको बेसिक स्ट्रेंथ में ज़रूर लेते हैं, और वो एलिफेटिक अमाइन से ज़्यादा बेसिक होते हैं। गुआनिडीन आप सभी ने सुना होगा, इस तरह का कंपाउंड जो होता है दैट इज गुआनिडीन, है ना। तो ये एलिफेटिक अमाइन से भी ज़्यादा बेसिक होता है, पता ना आपको, आई थिंक पता होना चाहिए। जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ अगर आप लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। मैं जानता हूँ काफ़ी सारे ठुल्लू और जो आलसी प्राणी हैं वो सीधा स्क्रीनशॉट चाहेंगे, ठीक है, लेकिन खुद के लिखने से बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि कोई भी सेशन हो, चाहे वो स्ट्रैटेजी हो चाहे वो रियल हो, लिख के देखो यार, नोट करो सारी बात। तो बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब आज की इस वीडियो से आपको पूरा अंदाज़ा लग जाएगा, माइंड मैप बन जाएगा कि भाई कहाँ कहाँ फोकस करना है। अगेन बोलूँगा, आने को तो कहीं से कुछ भी आ सकता है, ठीक है, विद इन द सिलेबस। तो बेसिक स्ट्रेंथ वहाँ से, और एसिडिक स्ट्रेंथ वाला जो है इसमें एक ऑर्डर दिया हुआ है जो एनसीईआरटी में एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू होते हैं तो वहाँ पे जब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह आती हैं तो वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर दिया है कि भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का खींचने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है। अब जैसे कि आपको पता होना चाहिए, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी होगी उतना ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। तो वो ऑर्डर अपने को आना चाहिए, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। आइसोमेरिज्म में दो पार्ट हैं, एक है स्ट्रक्चरल, एक है स्टीरियो, ठीक है। स्ट्रक्चरल से क्वेश्चन कम आते हैं और मेनली अपने को मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेसिस पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आने चाहिए। यानी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का मतलब क्या है, जैसे आपको सामने दे दिया C6H12, बताओ भाई कितने साइक्लिक कंपाउंड्स इसमें पॉसिबल हैं। तो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला बेस्ड यूज आ जाता है यार। आइसोमेरिज्म का मेनली एप्लीकेशन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है लेकिन एप्लीकेशन मेनली आता है। तो स्ट्रक्चरल तो एप्लीकेशन में ही मेनली आता है। अब बात करते हैं दूसरा स्टीरियो। स्टीरियो में हमारा मेनली कन्फर्मेशनल, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल रहता है। ज्योमेट्रिकल की अगर मैं बात करूं तो ज्योमेट्रिकल के अंदर भाई जीआई कब शो होता है, एल्कीन्स के अंदर, साइक्लो एल्केन्स के अंदर, और कितने आइसोमर बनते हैं ये अपने को पता होना चाहिए। तो एल्कीन्स, साइक्लो एल्केन्स, और उनमें कैसे कैलकुलेशन करते हैं, यू शुड नो अबाउट दैट। और अगर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात करें तो भाई यहाँ पे जो कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव कौन है, इनएक्टिव कौन है, कायरल कंपाउंड कौन होता है, अकायरल कंपाउंड कौन होता है, पीपीएल को, प्लेन पोलराइज लाइट को कौन रोटेट करता है, कौन रोटेट नहीं कर पाता है, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है ना, ऑल ऑफ देम, ये सबसे इंपॉर्टेंट, और सारे जुड़े हुए हैं, पता है ना आपको, ये सारे कंसेप्ट बिल्कुल कनेक्टेड है। उसके बाद इनैंशोमर कौन है, कौन किसका डायस्टीरियोमर है, और उसका कैलकुलेशन कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट से ही क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ओरली बता दी, तो उनको लिख लीजिएगा। तो आइसोमेरिज्म का आगे भी एप्लीकेशन आता है, यानी जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, कई बार क्वेश्चन आगे रिएक्शंस में पूछ लेते हैं कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं रिएक्शन वाले पार्ट से। तो ये वाला जो सारा पार्ट है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन हम क्लियरली एज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल एज्यूम कर सकते हैं। ओके गाइस, अच्छा आगे बढ़ने से पहले यार एक इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को दे देता हूँ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आप अपनी परफॉर्मेंस को ऑब्वियसली अभी जो बचा हुआ समय है उसमें काफ़ी इंप्रूव करना चाहते हो ना। अब वो इंप्रूवमेंट करने के लिए सेल्फ स्टडी तो कर ही सकते हो। तो जो सेल्फ स्टडी के कैपेबल है, जिसको सारा प्लानिंग पता है, रूटीन बना है, मार्क्स इंप्रूव भी हो रहे, गो फॉर सेल्फ स्टडी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको क्या चाहिए होता है, एक प्रॉपर ऐसा कोर्स चाहिए होता है जिसकी हेल्प से वो क्या कर सकता है, खुद दिमाग नहीं लगाना, खुद बस पढ़ना है, प्लानिंग आपके लिए करी जाएगी, गाइडेंस आपको मिल जाएगी, मेंटरशिप आपको मिल जाएगी। तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हम लोग जेई मेन के लिए तो आरबीसी का 4.0 लेके आ रहे हैं। जेई मेन के लिए 30 दिन का ये कोर्स है, ठीक है, 30 डे का क्रैश कोर्स है। और एडवांस के लिए हम लेकर आ रहे हैं आरसीसी, रैपिड क्रैश कोर्स,
ठीक है, जल्द ही इसका वीडियो आ जाएगा, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी और ट्यूसडे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो अगर आपको चाहिए ऐसा कुछ, अगर आप खुद से तैयारी बहुत ढंग से नहीं कर पा रहे हैं और अगर आप एक एडवांटेज चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो गो फॉर इट, बहुत बेनिफिट होगा आपको। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं रिएक्शन में हाइड्रोकार्बन पे आते हैं। हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है, ध्यान दीजिए, एरोमेटिक को मैंने अलग से डील किया है, एरोमेटिक को अलग से डील किया, क्योंकि एनसीईआरटी में तो क्या है, एरोमेटिक वाला पार्ट जो है ना वो हाइड्रोकार्बन में भी है, हेलो एल्केन्स में हेलो एरीन्स वाला पार्ट है, एल्कोहल ईथर के साथ फिनॉल है, समझ रहे हो, नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर एनिलीन है। तो एरोमेटिक को मैंने अलग से डील किया है। कोटा में हम इसी तरीके से करते हैं कि एरोमेटिक एज अ कंसेप्चुअल पार्ट ऑल टुगेदर अलग से पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो यार इसमें अगर एल्केन की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करें तो भाई वो है फोटो हेलोजिनेशन। फोटो हेलोजिनेशन मतलब जेई मेन एज वेल एज एडवांस दोनों में ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो मार्कोनिकॉफ एडिशन, और उसके अलावा एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, यानी HBr का जैसे एडिशन होता है, जैसे कि ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, Br2CCl4 का एडिशन है। तो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ हमें टिप्स पे होनी चाहिए। एंटी मार्कोनिकॉफ को अपन परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं HBr वाले केस में, बाकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी उसी तरह का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका है। यानी अब रिएक्शन वाले पार्ट को अगर अंडरस्टैंड करना है तो कुछ फंडामेंटल मैकेनिज्म हमें आने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे अपने को फ्री रेडिकल कैसे रिएक्शन करते हैं वो अपने को पता होना चाहिए। अगर इसको रटोगे तो काम चलेगा ही नहीं। अपने को पता होना चाहिए कि कैसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वर्क करता है, किस तरीके से होता है, मतलब फील आनी चाहिए उसकी, राइट। सिमिलरली यहाँ पे आपको दो तरह के मैकेनिज्म पता होने चाहिए। एक तो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का, यानी मार्कोनिकॉफ एडिशन किस तरीके से होता है, दूसरा परऑक्साइड इफेक्ट कैसे अप्लाई होता है। तो अगर अपने को फंडामेंटल मैकेनिज्म्स पता है ना तो हमें पूरी ऑर्गेनिक समझ में आनी शुरू हो जाती है। बाकी जो स्टूडेंट सिर्फ इस समय क्रैम ही करना चाहते हैं, रटना ही चाहते हैं, तो आपको, आपके लिए मैं बोलूँगा सिर्फ एनसीईआरटी कर लो। वैसे एनसीईआरटी जिनने ऑलरेडी समझा हुआ है उनके लिए भी एनसीईआरटी बहुत अच्छी है रिवीजन के लिए। तो आप में से कई पूछना चाहेंगे इज एनसीईआरटी इनफ? तो एनसीईआरटी इज इनफ फॉर रिवीजन। रिवीजन करने के लिए एनसीईआरटी काफ़ी है, अलॉन्ग विद ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी अच्छे अच्छे हैं खास तौर पे, ठीक है। तो एनसीईआरटी इज एक्चुअली इनफ फॉर बोथ द टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, फॉर जेईई मेन, लेकिन मेन है क्वेश्चन सॉल्विंग, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं। हेलो एल्केन्स की अगर हम बात करें तो यार इसमें दो कंसेप्ट मेनली है, एक है हमारा सब्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है एलिमिनेशन। अब सब्स्टिट्यूशन कब होगा, एलिमिनेशन कब होगा? सब्स्टिट्यूशन के अंदर SN1 में रेसमाइजेशन होगा, SN2 में इन्वर्जन होगा, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन की बात करें E1 E2 मेनली इसी के आने के चांस ज़्यादा होते हैं, और कभी कभी हॉफमैन एलिमिनेशन भी आ जाता है जो E2 का ही एक वेरिएंट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में कंपटीशन होता है बहुत बार, तो ये अपने को पता होना चाहिए। इसके ऊपर वीडियोस मैंने सारे बना रखे हैं, सारे आपको ATP स्टार चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है, या आपको ATP स्टार ऐप पे भी मिल जाएंगे। ये वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ सकते हो। तो अगर आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ना है तो आप ऐप पे जाइए और ऐप पे आप इंस्टॉल कीजिए। ऐप इंस्टॉल करके या वेबसाइट पे जाके साइन इन करके वहाँ पे आप आराम से मज़े से डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन होता है ना अपने को, तो वहाँ पे भी फ्री कंटेंट, हमने सारा ये कंटेंट जो यूट्यूब पे अवेलेबल है वहाँ अपलोड किया हुआ है। अब बात करते हैं अल्कोहल ईथर। अल्कोहल ईथर में जो रिएक्शंस है ना, अगेन ये सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन ही है। इसीलिए हम लोग जब पढ़ाते हैं यहाँ पे कोटा में तो भाई ये दोनों चैप्टर्स एक साथ हो जाते हैं। हेलो एल्केन्स, अल्कोहल ईथर एक साथ ही हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी अल्कोहल ईथर की जो रिएक्शन है HI के साथ रिएक्शन, जैसे ये पर्टिकुलर रिएक्शन, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ही बहुत फेमस है, मतलब इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है, ये हो जाता है और साथ में HI। उसके अलावा WES का मतलब क्या है? इसका मतलब है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो ईथर की ये दो रिएक्शन। अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके अलावा लुकास टेस्ट जो होता है वो, यानी HX के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये अपने को फोकस करना है इन सब रिएक्शंस पे। और ये जो डिहाइड्रेशन होता है ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, बताओ भाई, क्या लगता है आपको? यस, दैट इज एक्चुअली E1 मैकेनिज्म। अब बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो यार, एक तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने आपको बता ही दिया था, कुछ याद आया क्या बताया था? एसिडिक स्ट्रेंथ वाला जो ऑर्डर है वो देख लेना। उसके अलावा मेनली नेम्ड रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन की जो नेम्ड रिएक्शन है आप सभी जानते हो यार, बहुत ही फेमस है,
एल्डोल हो गई, केनिजारो हो गई, केनिजारो के अलावा हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो ये सब जो रिएक्शंस हैं भाई, ये एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें तो हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे रिएजेंट आ जाते हैं कई सारे, डाइबल एच हो गया, NaBH4 हो गया, LH क्या करेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन में हमारे पास PCC आ जाता है, ओके, PDC आ जाता है, जोन्स रिएजेंट आ जाता है, K2Cr2 7H+, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला पार्ट आ जाता है। तो एल्डिहाइड कीटोन एसिड, तो यार देखो अगला क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन यहां से बन ही जाएगा, एक या दो क्वेश्चन यहां से भी बन जाएगा, एक क्वेश्चन गारंटेड यहां से है। यानी आप देख सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 50% हिसाब, मतलब हो सकता है यहां से दो भी आ जाए, हो सकता है यहां से भी दो आ जाए, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी एक्चुअली। हाइड्रोकार्बन से नॉर्मली एक से ज़्यादा तो नहीं आता है, कभी कभी मिक्स होके भी क्वेश्चन बन जाता है, डिफरेंट चैप्टर से मिक्स होके भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो भाई बात ऐसी कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका काफ़ी डब्बा गोल है तो आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि आपको करना क्या है। जैसे ये वाला पार्ट तो इनडिस्पेंसिबल है, मतलब ये तो अपने को आना चाहिए होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नहीं तो आगे समझ में कैसे आएगा। वो पार्ट अगर ठीक से आता है तो एक क्वेश्चन या दो, एक या दो क्वेश्चन वहां से फिक्स हो गया। फिर ये वाला जो पार्ट है यहां तक कर लो, अल्कोहल ईथर तक, क्योंकि इसमें दो ही कंसेप्ट मेनली इन्वॉल्व है। एक तो हमारा कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व है एडिशन का, एक फ्री रेडिकल वाला, और एक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन का। अल्कोहल ईथर हेलो एल्केन्स में यही पार्ट आता है। बाकी आइडियली तो तुम्हें सब कुछ ही करना चाहिए, लेकिन अब इस माइंड मैप के बेसिस पे यू कैन प्रायोरिटाइज कि भाई ये जो बचा हुआ समय है उसमें आपके लिए आपके बस की क्या है, क्या कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स की, यानी अमाइन वगैरह के अंदर। तो उसके अंदर आप जानते हो यार, अमाइंस वगैरह में एक तो अपनी कार्बाइल अमाइन रिएक्शन हो गई और एक गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जहां तक डाइजोनियम सॉल्ट वगैरह की बात है वो सारी हम एरोमेटिक में बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये कार्बाइल अमाइन और ये गैब्रियल थैलेमाइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। उसके अलावा बेसिक स्ट्रेंथ का 2-3 पेज इसमें दिए हुए हैं, वो ढंग से पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़े हैं तो। बेसिक स्ट्रेंथ यानी नाइट्रोजन कंपाउंड से जो एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट, लेकिन हमने उसको जीओसी में कंसिडर कर लिया है। अब बात करते हैं, देखो एरोमेटिक, एवरीडे लाइफ और बाकी सब जो पार्ट है बचा हुआ उसकी बात करते हैं। एरोमेटिक वाले पोर्शन से भी एक क्वेश्चन आने के काफ़ी चांस रहते हैं। ये जो एवरीडे लाइफ है, बायोमोलिक्यूल पॉलीमर POC है, इससे 2 क्वेश्चन आने के चांस है, कभी कभी एक आ जाता है, पर 1 या 2 क्वेश्चन तो बनता ही है। एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो एरोमेटिक में फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर असाइलेशन जो होता है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, ये जो पर्टिकुलर रिएजेंट है ना, मतलब भाई गॉड लाइक रिएजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिटिक एनहाइड्राइड ये आ ही जाता है। तो फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू एल्काइलेशन, ठीक है। और असाइलेशन के अंदर और भी जो इसके वेरिएंट होते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे सामने सक्सिनिक एनहाइड्राइड दे दिया, इसके थ्रू करना है, या हमारे सामने थैलिक एनहाइड्राइड दे दिया, बेंजीन लगा दिया, तो ये अपने को पता होना चाहिए, आना चाहिए कंसेप्ट बढ़िया से, ठीक है। उसके अलावा अब बात करते हैं जैसे कि फिनॉल और एनिलीन। देखो यार मेजर रिएक्शन जो एरोमेटिक की इंपॉर्टेंट है ना, वो फिनॉल एंड एनिलीन की है। जैसे नाइट्रेशन कर लो, ब्रोमीन CS2 डाल दो, Br2 वाटर डाल दो। जैसे फिनॉल का नाइट्रेशन करोगे अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में, तो क्या बनता है पता है आपको, बताओ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, क्या लगता है आपको? पिक्रिक एसिड बनता है भाई, लेकिन उसमें एक इशू है, उसमें साथ में ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी बन जाता है, तो ईल्ड कम हो जाती है। एनिलीन की भी बहुत सारी रिएक्शन है, एनिलीन से डाइजोनियम बनने की, और डाइजोनियम सॉल्ट की अपनी बहुत सारी रिएक्शंस होती है। कपलिंग रिएक्शन होती है जिसको एजो कपलिंग, डाई फॉर्मेशन बोलते हैं। तो वो डाई फॉर्मेशन वाला जो पार्ट है डाइजोनियम के साथ, एजो कपलिंग बोल दो या एजो डाई फॉर्मेशन बोल दो उसको, ये सारा पार्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। एनिलीन जो है वो नॉटी है काफ़ी, कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही रहता है, ठुल जोश में रहता है हमेशा। तो एनिलीन जो होता है उसका नाइट्रेशन करते हो तो जो ऑर्डर आता है प्रोडक्ट का, ऑर्थो पैरा और मेटा, उसमें क्या है रेशो में कुछ क्या खास होता है, मेटा प्रोडक्ट काफ़ी हाई बनता है। तो ये वाला जो पार्ट है, तो फिनॉल और एनिलीन की रिएक्शंस जो होती है ना भाई, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा नाइट्रेशन, पर्टिकुलरली नाइट्रेशन एंड हेलोजिनेशन, जैसे कि होता है ना इस तरह का रिएक्शन अपना, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे OH है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास सल्फोनिक एसिड बना हुआ है या सैलिसिलिक एसिड बना हुआ है, तो क्या करोगे? अगर इसमें आप Br2 वाटर एक्सेस में लोगे तो क्या करोगे? तो ये सब क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिनॉल का बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कौन सा वाला? यस, याद आया, रेमर टीमन रिएक्शन। रेमर टीमन रिएक्शन भाई गॉड लाइक होता है। इसमें भी एक रिएक्शन हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो रह गया, वो है HBD,
HBD का मतलब क्या है? हैप्पी बर्थडे। HBD का मतलब है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। तो ये जो नेम्ड रिएक्शंस हैं इनमें से ऑब्वियसली क्वेश्चन आने के चांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमेशा रहते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन बहुत सारी आउट ऑफ सिलेबस रिएक्शंस भी हैं जो पहले जेईई मेन में आ जाती थी, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग विद इन द, बिल्कुल जो सिलेबस की दायरा है उसी के अंदर ही आ रहे हैं। तो आउट ऑफ सिलेबस जाने का कोई खास एडवांटेज नहीं होने वाला। तो रिएक्शंस तो बहुत सारी होती हैं, दुनिया भर की रिएक्शंस होती है, लेकिन वो अपने को नहीं करनी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारा कुछ कचरा कराया जाता है जिसका ग्रेजुएशन में वो काम आता है, ठीक है। जब मैंने खुद ने यूपीएससी क्रैक किया था तो उस समय मैंने केमिस्ट्री ऑप्शनल लिया था, तो उस समय सारी वो ग्रेजुएशन के लेवल तक की रिएक्शंस होती हैं। अब वो नोवेंजल होती है, रिफोमैट्स की होती है, माइकल एडिशन होता है, डील-सेल्टर होता है, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। पेरीसाइक्लिक मैकेनिज्म है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, लेकिन ये सब करना थोड़ी है, ठीक है। तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना बहुत सारे स्टूडेंट इसीलिए परेशान रहते हैं क्योंकि उनको ना जो उनके मास्टर जी है ना, उन्होंने बिल्कुल ऐसे बिल्कुल भर दिया होता है, उनके दिमाग में कचरा भर दिया था, इतना कुछ दे देते हैं जो आता तो है नहीं, और स्टूडेंट बेचारा परेशान होता है कि अरे भाई क्या करूं क्या ना करूं, समझ नहीं आ रहा असल में। लेकिन इफ़ यू कीप योर सेल्फ फोकस्ड तो यू कैन स्कोर रियली वेल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेन फोकस की दिक्कत होती है, रिएजेंट्स भी इतने सारे होते हैं जो दे देते हैं, ठीक है। जैसे एलडीए दे दिया, अब एलडीए जो है वैसे तो खैर कोई खास टफ नहीं है, लेकिन स्टिल जब आता ही नहीं है वो, तो उसको करने का कोई क्या यूज़ है। तो सिमिलरली और भी इस तरह के न्यूमरस रिएजेंट्स होते हैं, है ना, जो काम के नहीं होते। तो फोकस रखना सभी, क्योंकि आप सभी एटीपियंस हो, आप सभी भीड़ से अलग हो, तो अलग ही रहो यार, डिफरेंट रहो, भीड़ में मत घुसो यार, ठीक है। अपनी राह बनाओ अलग से। अच्छा, अब बात करते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की। यार इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। ड्रग्स का मतलब यहाँ पे सिर्फ नार्कोटिक ड्रग्स की बात नहीं कर रहे, ड्रग्स का मतलब यहाँ पे मेडिसिन्स, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मेडिसिन्स की बात कर रहे हैं, और नार्कोटिक्स भी इसमें बता रखा है। तो एवरीडे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहता है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये जानना चाह रहे होंगे, सर इसके अंदर क्या हमें पूरा का पूरा एवरीडे लाइफ के अंदर हमें मतलब एक एक का स्ट्रक्चर याद रखना है? यार देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है सारे स्ट्रक्चर याद रखना। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि वो सारे स्ट्रक्चर टिप टू टिप कोई स्टूडेंट याद रख ले, कोई रेयर कुछ 5, 6, 10 विरले हो तो अलग बात है, लेकिन मतलब वो क्वेश्चन वैसे भी अच्छा नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो यार क्या ही मतलब है, मतलब एक्सपेक्टेशन क्या करना चाह रहा है एनटीए? कोई भी स्ट्रक्चर रैंडमली बना दिया हमें पता हो, ऐसा कैसे यार, इतना बड़े रट्टू थोड़ी है अपन, रोबोट थोड़ी है। तो एवरीडे लाइफ में ये वाला पार्ट सबसे ज़रूरी वाला पार्ट है, लेकिन हाँ टाइम लगता है इसको करने में। बायोमॉलिक्यूल एंड पॉलीमर, उसके अलावा पीओसी। बायोमॉलिक्यूल में हमारा एक तो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट रहता है, एक हमारा पेप्टाइड फॉर्मेशन एंड अमीनो एसिड वाला पार्ट रहता है, एक हमारा डीएनए आरएनए विटामिन वाला पार्ट भी रहता है। डीएनए आरएनए विटामिन वाले पार्ट से नॉर्मली क्वेश्चन कम आते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट से आते हैं, जिसमें जो शुगर्स हैं वो रिड्यूसिंग है कि नहीं है, म्यूटा रोटेशन शो होगा नहीं होगा, इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या होता है, ये सारे फंडे अपने को क्लियर होने चाहिए, ठीक है। स्टार्च कैसे फॉर्म होता है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड कैसे बनते हैं वो पता होना चाहिए। अगेन बोलूंगा इन सब चीज़ों के लिए एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। और पेप्टाइड के अंदर हमें अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है ये पता होना चाहिए, लेकिन खास तौर पे अमीनो एसिड कितने असेंशियल हैं, कौन से नहीं हैं, वो जो 20 की लिस्ट एनसीईआरटी में दी हुई है, लिस्ट ऑफ 20 अमीनो एसिड्स, उसका वैसे मैंने यूट्यूब पे अगेन वीडियो बना रखा है, अगर आपको याद रखना है अमीनो एसिड्स कैसे याद रखते हैं, सब बना रखा है यार, पूरी हेल्प अवेलेबल है। आज के टाइम में जो स्टूडेंट बहाने बनाते हैं ना, सर मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, अरे ठुल्लू इतना सारा कंटेंट तेरे पास अवेलेबल है भाई, ढूंढ भी नहीं सकता क्या, सर्च भी नहीं कर सकता क्या? मतलब लानत है ऐसे स्टूडेंट्स पे। भले इतना रिसोर्स मिल गया यार, अब एक्सक्यूज तो मत बनाओ, कम से कम सारा कुछ अवेलेबल है तुम्हारे पास, ठीक है ना। और अगर खुद से मान लो प्लान नहीं कर सकते तो कोर्सेज भी आज के टाइम में अवेलेबल है जो बेहद सस्ते होते हैं, तो यार करने वाले बनो, ठीक है। अगर मान लो आप कोर्स नहीं ले सकते तो भाई खुद से यूट्यूब पे पढ़ ले, ढंग से पढ़ लो, यूट्यूब पे पढ़ लो या कैसे भी हेल्प ले लो। और कोर्स ले सकते हो क्योंकि आजकल यार किसी की भी सैलरी पेरेंट्स की 8-10 हज़ार से कम तो क्या ही होती है आज के टाइम में पर मंथ, तो 2-4 हज़ार के कोर्स में तो वैसे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर मिनिमम बात करें तो, जो छोटे कोर्सेज हैं। तो इसलिए बहाने मत बनाओ, करना शुरू करो, ठीक है। अब उसके बाद पॉलीमर्स की अगर बात करें तो यार पॉलीमर्स में अगेन एनसीईआरटी से बढ़िया से रिवाइज कर लेना, एनसीईआरटी से रिवाइज कर लेना। बाकी जो कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं और जो को पॉलीमर है वो नॉर्मली ज़्यादा पसंद होते हैं, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जैसे नायलॉन 6 हमारा हो गया।
उसके अलावा नायलॉन 2,6 हो गया, एनसीईआरटी में पूरी लिस्ट दी हुई है, ग्लिप्टल दिया हुआ है, तो वो सारे ही अपने को ठीक से आने चाहिए। और रबर से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, किस पॉलीमर में स्ट्रेंथ है, किस में कम है, कौन सा इलास्टोमर है, ठीक है, कौन सा फाइबर है, तो वो अपने को कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। अगली चीज़ अगर हम बात करते हैं तो पीओसी की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें क्वांटिटेटिव, भाई क्वांटिटेटिव से नॉर्मली क्वेश्चन आता रहता है। क्वांटिटेटिव में हमारा जो क्रोमेटोग्राफी, जिल्डाल मेथड, ड्यूमास मेथड, थोड़े थोड़े उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, इससे मतलब आ जाते हैं। अब आपको चूज करना है कि आप इस बेसिस पे कि आपको करें क्या, कौन से वाला करें, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें तो बायोमोलिक्यूल के टेस्ट जो है ना यार, वो कहीं पे आपको नॉर्मली मिलते नहीं है, पर मैंने एक वीडियो बना रखा है कि पीओसी वाला वीडियो, वन शॉट वीडियो, 2 वन शॉट वीडियो बनाए पीओसी वाले, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले, उनको आप देख सकते हो। तो उसमें जो टेस्ट होते हैं ना वेरियस बायोमोलिक्यूल्स के, वो भी मैंने मेंशन किए हुए, ठीक है। तो भाई एटीपी स्टार की जो वन शॉट सीरीज है ना, एटीपी स्टार कोटा टीम की, उसका यूज़ करो यार। देश में लेके आए थे सबसे पहले, फिर पूरे देश में वन शॉट चलते हैं, इवन नॉट जस्ट इन आईआईटी जेईई एंड नीट फील्ड, उसके अलावा भी बाकी छोटी क्लासेस में सब जगह वन शॉट दे कीप ऑन हैपनिंग, राइट। तो बात ये, उसका फ़ायदा उठाइए यार, क्योंकि उसमें कंटेंट टू लेंथ रेशियो बहुत अच्छा है, बहुत लिमिटेड समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हो। तो आप नए नए वन शॉट वीडियोज़ देखने की बजाय आप वही देखिए, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर यू, है ना। और उसके अलावा आपके लिए मैंने बता ही दिया था कि भाई आपके लिए आरबीसी 4.0 जेईई मेन के लिए और आरसीसी फॉर जेईई एडवांस्ड हम जल्द ही लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और ट्यूसडे से क्लासेस शुरू हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, अगली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब तो आपको पता लग गया कि क्या क्या है। अब सोर्स अगर मैं बोलूँ तो यार, सोर्स अगर मैं बोलूँ, अगर मान लो आपको पढ़ना है तो आप ऑनलाइन कहीं से पीवाई ब्रूस का जुगाड़ कर सकते हैं, उससे सेलेक्टिव रीडिंग ले सकते हो। सेलेक्टिव रीडिंग मतलब जो कंसेप्ट मैंने बताया बस उनको थोड़ा पढ़ लो यार, क्योंकि फील आएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन फील आएगी। या वीडियोस, जो मेरे वीडियोस हैं उनकी हेल्प ले सकते हो, है ना। उसके अलावा एनसीईआरटी रिवीजन के लिए परफेक्ट है, बिल्कुल ढंग से एनसीईआरटी करो, लेकिन अगेन क्वेश्चंस करने से कम, मतलब क्वेश्चन किए बिना कुछ नहीं होने वाला। तो आपको पीवाईक्यू ढंग से करने हैं, सारे चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, और खुद से करने। कहीं पे स्टक होते हो तो एनसीईआरटी को रेफर कर लो, किस चीज़ को रेफर कर लो। अगली चीज़ है, याद रखने के लिए खुद के शॉर्ट नोट्स प्रॉपर बनाओ यार। खुद के जब तक लिख के नहीं देखोगे, सिर्फ ऐसे देखते रहोगे, कुछ नहीं होगा यार। वीडियोस देखते रहने से सिलेक्शन होता है क्या? करने से होता है। क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। क्वेश्चन कब सॉल्व होंगे? जब दिमाग में कंसेप्ट बैठे हुए होंगे, वो तब बैठे होंगे जब लिख लिख के देखोगे। तो ट्राई टू राइट डाउन एज मच एज यू कैन ऑल द की रिएक्शंस, ऑल द की कंसेप्ट्स। उसके अलावा ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स करो। कन्वर्जन्स डायरेक्टली नहीं पूछी जाती, है ना, अलग अलग तरीके से पूछी जाती है। तो कन्वर्जन्स हमें ढंग से आनी चाहिए। एनसीईआरटी के पीछे सबसे अच्छा सोर्स क्या है कन्वर्जन्स का? एनसीईआरटी के बैक साइड में कन्वर्जन्स देखी है आपने, किसी ने देखी होंगी, है ना। तो उनको देखो देखो मत, कर भी लो, ओके। अच्छा चलो देखते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट जो है वो एंड तक इसमें सेशन में रहा, क्योंकि वही रियल एटीपीएंस है, वही फाइटर है। तो जो सेशन में एंड तक रहा, अपना जो ड्रीम कॉलेज है ना आपका, जो तुम्हें अचीव करना है, ड्रीम की बजाय एम है, वो कमेंट सेक्शन में लिखो। उससे मुझे पता लग जाएगा कि भाई एंड तक देखने वाले असल में कितने लोग होते हैं। कमेंट ज़रूर करना है और उन स्टूडेंट्स को लाइक भी करना है, क्योंकि वो रियल एटीपीएन है, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, ठीक है। तो कमेंट करो अभी के अभी, और बाकी फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो वो भी आप लिख सकते हो, है ना, कमेंट सेक्शन में, मैं बनाऊंगा उस पर वीडियो, ठीक है। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, कीप प्रिपेयरिंग वेल।